अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वसीम सर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ स्काई क्लासेस where we were discussing बेटा ORCC 2.0। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पहले सीखा था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और इससे हम मोलर मास और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। तो हम पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। देखिए बेटा क्या इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए बेटा, ये हमने एक कंटेनर लिया है, इसके दो कंपार्टमेंट्स है। पहला कंपार्टमेंट है उसमें मैंने एक सॉल्यूशन रखा है जिसमें सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है। दूसरा कंपार्टमेंट है जिसमें हमने क्या रखा है बेटा, खाली सॉल्वेंट रखा हुआ है और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन रखा है जिसको हमने बोला बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस वाले सॉल्यूशन वाले साइड से मैंने यहाँ पे ऊपर बेटा एक पिस्टन रखा हुआ है, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है बेटा जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या होता है। पहली बात है एसपीएम किसको बोलते हैं। एसपीएम है सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन होगा इस सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है, तो इस सॉल्यूट कभी पास नहीं होगा। तो दिस इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज ओनली solvent molecules to pass through but blocks the movement of solute particles। तो इसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे एसपीएम के अक्रॉस दो चीजें हैं, एक साइड में सॉल्यूशन है दूसरे साइड में सॉल्वेंट है। ऑस्मोस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट हो जाएगा, नेट माइग्रेशन हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, सॉल्वेंट का नेट माइग्रेशन होगा फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट निकलेगा और कहां जाएगा उसका नेट माइग्रेशन टेक्स प्लेस टू द सॉल्यूशन साइड। अब आपको इसी प्रोसेस को जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी फिनोमेनन को हम नाम कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ और द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। नंबर सेकंड पॉइंट याद रखेंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर यहां से सॉल्वेंट नहीं होता, यहां से एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है C1 और यहां से भी सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन होता है C2। अगर यहां से सॉल्यूशन होता है, यहां से भी सॉल्यूशन होता है, तो मैं लिखता हूं इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2। C2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है देन C1, तो C2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा देन C1। तो C2 का कंसंट्रेशन जो हमने लिया है C2 बेटा, C2 ग्रेटर देन होगा देन C1, तो C2 का वैल्यू ज्यादा है। अब ये वाला सॉल्यूशन बनेगा मोर कंसंट्रेटेड और ये वाला सॉल्यूशन जो होगा इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। तब हम ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन करेंगे। ऑस्मोसिस उस टाइम पे होता है मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस एसपीएम फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम नाम बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। अब जब यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा तो इस कंटेनर में क्या होगा, सॉल्वेंट का या उस सॉल्यूशन का जो डाइल्यूट होगा उसका लेवल जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेवल बढ़ेगा लेकिन वहां पे जो लेवल होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा पहले हम ऑस्मोसिस देखें। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स either कहां से होना चाहिए, either from a solvent side, either from a solvent to a solution side across SPM, across semi permeable membrane। इसको हम नाम क्या बोलते हैं बेटा, that's called osmosis। और हम क्या लिखेंगे, और movement of solvent from कहां से, और from dilute solution to a concentrated solution, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको भी हम नाम कहेंगे बेटा ऑस्मोसिस। लेकिन वो भी किसके अक्रॉस होगा, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम नाम कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा, जैसे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा वो सॉल्यूशन में जाएगा। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस रखा होगा बेटा इसका लेवल तो बढ़ जाएगा, ये लेवल जो होगा ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये लेवल बढ़ेगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये लेवल बढ़ने नहीं देना है, आपको ऑस्मोसिस को स्टॉप करवाना है। ऑस्मोसिस स्टॉप करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द सॉल्यूशन साइड। इस सॉल्यूशन साइड से हमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे बेटा एक्सटर्नल प्रेशर। वो एक्सटर्नल प्रेशर हमें सॉल्यूशन साइड से अप्लाई करना है सच दैट कि ये जो ऑस्मोसिस हो, ये ऑस्मोसिस हम स्टॉप करवाएं, ये ऑस्मोसिस हम नहीं होने देंगे। अगर आप बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे और आप ऑस्मोसिस को क्या करोगे, स्टॉप, तब जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम नाम कहते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको डिफाइन करना होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखेंगे
ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलेंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाते हैं बेटा पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड, एक्स्ट्रा प्रेशर that is applied on the solution, that's applied on the solution side, applied on the solution side so as to stop osmosis, so as to stop osmosis। आपको osmosis को stop करवाना है, तब हम उसको नाम बोलते हैं बेटा क्या? That's called osmotic pressure, उसको हम osmotic pressure बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसको बोलेंगे बेटा? कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड से, सच दैट ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूशन की ओर में रोकना है, उसको स्टॉप करवाना है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, उसके अलावा जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम दिखाएंगे पाई, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? ये पहले डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा। जितना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना आपको बाहर से भी प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतना इन दो कंपार्टमेंट्स के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा। जितना इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इन दोनों सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा होगा। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना सॉल्वेंट तेजी से भागेगा, जितना सॉल्वेंट तेजी से ज्यादा आएगा उतना आपको एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना आपको एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, जितना टेंपरेचर ज्यादा होगा उतना मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा? फास्ट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा। जितना टेंपरेचर ज्यादा होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो तेजी से कहां जाएंगे? अक्रॉस एसपीएम। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है, पाई जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन सी। जो पाई होगा इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ सॉल्यूशन। जितना टेंपरेचर होगा बेटा उतना क्या होगा? टेंपरेचर जितना ज्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इसको मान लेंगे बेटा इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम कंबाइनिंग करेंगे बेटा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड 1 एंड 2, अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे आप लिखेंगे पाई जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप तो लिखेंगे सी और इनटू क्या कर लेंगे बेटा? टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम इक्वालिटी यूज करेंगे। पाई इज इक्वल, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है जिसको हम गैस कांस्टेंट लिखते हैं आर इनटू सी इनटू टी, आर इनटू सी इनटू टी। ऐसे हमने एक इक्वेशन लिख दिया। अब इस पाई इज इक्वल टू आर सी टी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा पाई इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं बेटा आसान में इट्स इक्वल टू सी आर टी। इसमें जो आर है बेटा, आर को हम नाम बोलेंगे गैस कांस्टेंट। आर को हम नाम क्या बोलेंगे बेटा? दैट्स कॉल्ड द गैस कांस्टेंट। तो ये गैस कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी। अब पाई कैसे आ गया सीआरटी के बराबर? हमें क्या निकालना है बेटा? मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम? कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और लिखेंगे बेटा आरटी। तो अब इस वॉल्यूम को यहाँ लेके आओ, ये बनेगा पाई वी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या आएगा बेटा? आरटी। तो आएगा राइट पाई वी इज इक्वल टू, पाई वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो आएगा डब्ल्यूबी डिवाइड किससे करेंगे बेटा? एमबी इनटू कर लेंगे बेटा आरटी। तो ऐसे बनेगा ना इक्वेशन। अब देखो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? ये जो एमबी है ना, इस एमबी को यहाँ लेके आओ, पाई वी यहाँ लेके आओ, तो एमबी किसके बराबर आएगा? एमबी इज इक्वल वो किसके बराबर आएगा? डब्ल्यूबी आरटी डिवाइड में क्या लिखेंगे? पाई वी डिवाइड कर लेंगे हम बेटा पाई वी। इससे आप निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ये हमें क्वेश्चन दिया था व्हाट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हमने डिफाइन किया, और उससे मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे निकालते हैं वो भी डिफाइन किया। अगर इन केस ये क्वेश्चन आ गया ऑस्मोस क्या होगा, इसमें मैंने दो डेफिनेशंस दिखाए, दो में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस है। अब ऑस्मोसिस क्यों होता है, उसके रीजंस क्या, केमिकल पोटेंशियल, बाकी चीजें वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है बेटा। देखिए बेटा दूसरी बात क्या है, तो हमने इसको भी डिस्कस किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब बेटा और एक पॉइंट इसमें आता है, उसको हम नाम बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया कि रिवर्स ऑस्मोसिस बताओ क्या होता है,
ये भी मैं बता ही दूंगा बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने आपको बोला बाहर से प्रेशर अप्लाई करना है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ऑस्मोसिस जब रुक गया ना, अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर देख के उसके अलावा प्रेशर दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर तो दिया ही पहले, जितना देना था उतना दिया, हमने उसके एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर देने से अब जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड से ही निकल के सॉल्वेंट साइड में जाएगा। सॉल्वेंट ऐसे मूवमेंट करेगा, तो अगर सॉल्वेंट ने ऐसे मूवमेंट किया ना, वो कब मूवमेंट करेगा, वैसे जब आप मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करोगे, तब वैसी प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो कहां से जाता है, फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू द प्योर सॉल्वेंट। अब उस वो सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट जाना, उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और यही हमें रिवर्स ऑस्मोसिस काम आता है। जैसे हमें हमारे पास आरओ नहीं होते हैं वाटर प्यूरिफायर, तो वाटर प्यूरिफायर में यही काम आता है। उसके अलावा अगर आपको साल्टी वाटर दिया जाएगा, उस साल्टी वाटर में आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर आपको साल्टी वाटर में से बेटा फॉर एग्जांपल निकालना पड़ेगा, जैसे अगर हमें बेटा साल्टी वाटर दिया जाएगा, उस साल्टी वाटर में से हमें क्या निकालना होगा, उसमें से हमें सॉल्वेंट अलग करना होगा, उस साल्ट को अलग करना होगा। तब हम यही प्रोसेस यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तब उस पूरी प्रोसेस को हम नाम कहते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हेन प्रेशर मोर देन अगर आप प्रेशर करोगे अप्लाई, व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप प्रेशर करोगे अप्लाई मोर देन किससे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड द सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स occurs from solution side to the solvent side, solution side to the solvent side across SPM, solvent side across SPM, it's called reverse osmosis। इसी को नाम क्या बोलते हैं बेटा, it's called reverse osmosis। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस हम नाम पढ़ते हैं, और यही काम आता है बेटा इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो चलिए ये तो हो गया बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा बेटा व्हाट आर एज़ोट्रोप्स, और इनका दूसरा नाम होता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स वो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स लेकिन दोनों वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, सॉल्यूट भी वोलेटाइल, जो बॉयल होते हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। जो ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो बॉयल होते हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, जब वो लिक्विड स्टेट में होंगे ना बेटा, मान लो ए का मोल फ्रैक्शन है 0.2 और बी का मोल फ्रैक्शन है 0.8, ये तो हो गया कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज। जब मैं इसको हीट करूंगा, हीट करके वेपर बनाएगा, वेपर में भी जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का वो 0.2 होगा, बी का मोल फ्रैक्शन 0.8 होगा, तो तब ये वैसा एक लिक्विड मिक्सचर है जो बॉयल तो हो गया लेकिन इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन था वही किसमें है, वेपर फेज में। सच ए लिक्विड मिक्सचर इज कॉल्ड एज एन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर्स which boil, ये बॉयल तो होते हैं, याद रखना बेटा, ये बॉयल होते हैं लेकिन एक ही टेम्परेचर पे। जैसे प्योर सब्सटेंस का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ये लिक्विड मिक्सचर वैसे बिहेव करते हैं जैसे ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, उनका भी एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। लिक्विड मिक्सचर्स व्हिच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो बॉयल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, व्हिच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही लिक्विड मिक्सचर्स को हम नाम बोलते हैं बेटा क्या, दे आर कॉल्ड
एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो बिल्कुल कैसे बॉयल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन बॉयल होता है, प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस की तरह ही बॉयल होता है, इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, ये तो हो गया पहला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट याद रखेंगे बेटा, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। डियर कंपोनेंट्स, जो एज़ोट्रोप मिक्सचर होता है उसमें जो सोल्यूट सॉल्वेंट होता है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बिहेव करते हैं लाइक ए प्योर सब्सटेंस। इसके दो टाइप्स होते हैं इस एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के। क्या क्या टाइप होता है बेटा, एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और दूसरा होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्या होता है और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्या होता है, वो याद रखेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप वो लिक्विड मिक्सचर होता है बेटा जो बनता है इन नेगेटिव डेविएशन। तो ये किस डेविएशन में बनते हैं, फॉर्मड इन नेगेटिव डेविएशन। जिस टाइम पे रॉड्स लॉ में जो सॉल्यूशंस होता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम रॉड्स लॉ, वहां पे बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनता है बेटा इन पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कब बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन में, मैक्सिमम बॉइलिंग बनेगा नेगेटिव डेविएशन में, मिनिमम बॉइलिंग कब बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन में। या क्वेश्चन ऐसे भी कभी एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको सीबीएसई पैटर्न फेस करना है, तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपको बोला जाएगा बताओ नेगेटिव डेविएशन में कौन सा एज़ोट्रोप बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, और जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें कौन सा एज़ोट्रोप बनता है, आपका आंसर होगा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ये होगा एज़ोट्रोप्स एंड एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। देखिए बेटा क्या लिखा है नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और आपको दूसरा एक्सप्लेन करना है बेटा वैन हॉफ फैक्टर। देखिए एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं बेटा, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का निकाल पाएंगे मोलर मास। हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाला वो गलत निकला, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दूंगा बेटा ग्लूकोज, या ग्लूकोज नहीं हम लेंगे NaCl। NaCl का मोलर मास कितना है बेटा, NaCl का मोलर मास जो होता है वो होता है 58.5। मैंने NaCl को पानी में डाल दिया, मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की, उससे मोलर मास निकाला, वो 58.5 नहीं आया, वो उससे कम आ गया। आना था 58.5 लेकिन आ गया उससे कम। तो जो एक्सपेक्टेड था ना एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, वो नहीं आया, आपको उससे कम वैल्यू आया। जो कम वैल्यू आपको आए ना, दैट्स कॉल्ड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नंबर सेकंड एग्जांपल, आपने फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड को आपने बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया। एसिटिक एसिड को अगर आपने बेंजीन में डिसॉल्व किया तो एसिटिक एसिड का मोलर मास आना चाहिए था 60। अब आपने बेंजीन में एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करके आपने निकाला उसका मोलर मास, वो आ गया 120। आना कितना चाहिए था 60, आया कितना 120, ज्यादा आ गया, उस मास को हम बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। अब एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, व्हेनेवर द मोलर मास obtained by qualitative property measurements। अगर हम qualitative property measurements से मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालेंगे, whenever it comes different from its normal mass, इस मास को हम उस टाइम पे नाम बोलता है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो मैं वो लिखे रखूंगा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, हम लिखेंगे whenever molecular mass of a non-volatile solute molecular mass of a non-volatile solute obtained by qualitative property measurements comes out to be different from its normal molar mass, अगर वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या आ गया, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, it is said to be abnormal molecular mass।
इसको हम उस टाइम पे नाम बोलते हैं बेटा कौन सा मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बेटा बात समझ में आ गई? हाँ, जब आप सोल्यूट का मोलर मास निकालेंगे बाय स्टडीइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला, मोलर मास निकाल दिया, मोलर मास डिफरेंट आ गया नॉर्मल से, इस मास को हम उस टाइम पे बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या हो सकता है, कोई रीजन याद लिखेंगे आप बेटा, रीजन क्या होता है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड, ये उसी टाइम पे हम ऑब्जर्व करते हैं जिस टाइम पे क्या होगा, whenever, जिस टाइम पे भी सोल्यूट जैसे ही सॉल्वेंट में गया, या तो सोल्यूट डिसोशिएट होगा सॉल्वेंट में, या तो सोल्यूट एसोसिएट होगा इन सॉल्वेंट में। अगर सोल्यूट डिसोशिएट हो गया सॉल्वेंट में या एसोसिएट हो गया सॉल्वेंट में, तब भी जो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, दैट मॉलिक्यूलर मास वुड बी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो क्या लिखा आपने, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड व्हेन a solute dissociates or associates in a solvent, या तो डिसोशिएट होगा या तो एसोसिएट होगा, डिसोशिएट्स और एसोसिएट्स इन ए सॉल्वेंट, डिसोशिएट्स और एसोसिएट्स इन ए सॉल्वेंट। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होगा वो आपने सॉल्वेंट में डाल दिया, वो डिसोशिएट हो गया या एसोसिएट हो गया, तो उस टाइम पे याद रखना जो मोलर मास निकलेगा, दैट मोलर मास जो होगा दैट वुड बी एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये बात है। अब इस प्रॉपर्टी को हम करेक्शन कैसे करेंगे? हमें जो एबनॉर्मल मोलर मास निकला, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ेंगे कि हमें एबनॉर्मल मोलर मास मिले? नहीं, our answer should be very correct, हमें नॉर्मल मोलर मास मिलना चाहिए। अब वो कैसे करेक्ट करेंगे? तो इसका जो करेक्शन है उसके लिए वैंट हॉफ एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम नाम बोलते हैं बेटा वैंट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं उसका नाम? वैंट हॉफ फैक्टर। तो करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन याद रखना बेटा, करेक्शन कैसे करते हैं? करेक्शन करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग a factor called वैंट हॉफ फैक्टर। उसको हम क्या नाम बोलते हैं बेटा? वैंट हॉफ फैक्टर उसको नाम बोलते हैं, वैंट हॉफ फैक्टर, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फैक्टर कॉल्ड वैंट हॉफ फैक्टर। वो वैंट हॉफ फैक्टर को हम दिखाते हैं बेटा आई से। वो आई किसके बराबर होता है? देखो बेटा, आपने सोल्यूट लिया, 1 मोल सोल्यूट आपने लिया, पानी में डाल दिया, मान लो वो डिसोशिएट हो गया। अगर वो डिसोशिएट होगा तो आपने कितना डाला था? 1 मोल। सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ पार्टिकल होंगे, आप ज्यादा होंगे, तो सोल्यूट में पार्टिकल ज्यादा होंगे, आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा होंगे। डिसोसिएशन से पहले आपने डाले कम थे, लेकिन डिसोसिएशन के बाद ज्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखो, मोल्स लिखो, चलेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिसोशिएट होगा, एसोसिएट भी हो सकता है। जैसे एस्टिक एसिड बेंजीन में डाल दो वो एसोसिएट होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय करेंगे इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स आपने पहले लिए थे? इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड करेंगे इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, उससे आप आई निकालेंगे। इस आई को निकालने का और एक तरीका है, आई इज इक्वल टू एक सोल्यूट का कितना होगा? नॉर्मल मोलर मास। अब सोल्यूट का नॉर्मल मोलर मास कितना होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल मोलर मास, वो लिखा आपने यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास, डिवाइड करेंगे जो आपको आएगा एबनॉर्मल मोलर मास, उसको डिवाइड कर लेंगे। नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ऐसे नहीं निकालेंगे तो हम निकालेंगे I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशंस पढ़े उससे वैल्यू जो आएगा दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिवाइड क्या करेंगे बेटा? डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एक्सपेरिमेंट, आई एम सॉरी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली जो आपको वैल्यू निकलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो यहाँ पे लिखेंगे। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो आप इक्वेशन से एक्सपेक्ट कर रहे थे वैल्यू वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उससे निकलेगा हमारा वैंट हॉफ फैक्टर। अब ये वैंट हॉफ फैक्टर जो होगा यही हम यूज करेंगे जो हमने इक्वेशंस निकाले थे। आपको थोड़ा रिमाइंड करूंगा बेटा इक्वेशंस के बारे में। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब ये इक्वेशन जो हमने निकाला है ये हमने निकाला है कि
विदाउट कंसिडरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हमने यहाँ पे माना था कि ना सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा ना सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा, हमने ये लिखा है। लेकिन अगर सॉल्यूट में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तब हम इस इक्वेशन को करेक्ट करेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे? इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा वैन हॉफ फैक्टर, और यहाँ पे इसको आई पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और वही वैन हॉफ फैक्टर करेक्शन जब हम करेंगे तो वो करेक्शन कैसे करेंगे, वो करेक्शन में दिखा रहा हूं बेटा। देखिए आप देखिए बेटा क्या हम क्या कर रहे हैं, हम फिर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस है उनको करेक्ट करते हैं। करेक्ट कैसे करते हैं आपको याद होगा बेटा, हम लिखते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर था, XB के बराबर। हम लिखते हैं I into XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, P I into XB। उसको आप ऐसे लिखते थे ना बेटा, P0 minus P divided by P0, P0 minus P divided by P0, it is equal to I into XB। ये जो I फैक्टर है ये कौन सा फैक्टर है, वैन हॉफ फैक्टर। दूसरा आपने लिखा डेल्टा TB, डेल्टा TB किसके बराबर होता था, KB into M, आप लिखेंगे I into KB into M। अब इसमें I इंट्रोड्यूस करना आपको, वैन हॉफ फैक्टर। लाइकवाइज आप लिखेंगे डेल्टा TF, डेल्टा TF इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके बराबर आएगा, I into उसके बाद क्या लिखेंगे KF into क्या कर लेंगे हम बेटा M। उसके बाद पाई लिखा था आपने, पाई इज इक्वल टू CRT, हम लिखेंगे पाई इज इक्वल टू ICRT लिखेंगे। तो ये हमारे बनेंगे बेटा मॉडिफाइड इक्वेशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे हम क्या करते हैं, अब अगर आप आई वैल्यू यहाँ पे रखोगे, आई वैल्यू निकाल के जो भी मोलर मास आएगा वो ऑलवेज करेक्ट आएगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, देखिए पहली बार आपने सीखा कि एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है। रीजन ये है कि सॉल्यूट या तो डिसोशिएट होगा या तो एसोसिएट होगा इन अ सॉल्वेंट। उसके बाद आपने क्या सीखा बेटा कि इसको करेक्शन कैसे करते हैं। करेक्शन करते हैं हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या तो नॉर्मल मोलर मास या एब्नॉर्मल मोलर मास, या तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर जो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशंस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उनको हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो हम इन सब में आई को इंट्रोड्यूस करके इनको मॉडिफाई करते हैं। आई इंट्रोड्यूस करके अगर हम कहीं पे भी मोलर मास निकालेंगे उसमें कोई गलती नहीं होगी, वो ऑलवेज क्या आएगा, नॉर्मल मोलर मास आएगा। अब हमें है बेटा एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक तो पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन ऑफ रॉड्स लॉ, इसका मतलब क्या होता है। देखो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब होता है, देखो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया, दोनों वोलेटाइल है, ठीक है बेटा, दोनों वोलेटाइल। अब हीट किया, वो वेपर बनाएगा। अब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि उन वेपर से कितना वेपर प्रेशर बनेगा, रॉड्स लॉ के हिसाब से उतना नहीं बनेगा, या तो उससे ज्यादा बनेगा या तो उससे कम बनेगा। जितना आप रॉड्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर बनेगा, अगर उससे ज्यादा बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रॉड्स लॉ से प्रेशर बनेगा, अगर उससे कम बन गया देन इट्स कॉल्ड नेगेटिव डिविएशन। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इससे पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो होगा इज ग्रेटर देन predicted from Rod's law। जितना रॉड्स लॉ से प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा निकलेगा। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन predicted from, जितना प्रेडिक्ट कर रहे थे किससे, predicted from Rod's law। ये तो हो गया बेटा इसका पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा नंबर सेकंड पॉइंट क्या है दोनों में। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर पॉजिटिव डिविएशन होगा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो मैं लिखूंगा ऐसे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा किस के बीच में, ए और ए के बीच में एंड बी और बी के बीच में, बी एंड बी के बीच में, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी देन किसके, ए और बी के बीच में। तो ए इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, बी भी इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा देन ए बी इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होगा, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ किसका, ए एंड बी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा लेस देन किसके, ए और बी के इंटरेक्शन के बीच में।
तो यहाँ पे जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स होगा वो वीक है, और यहाँ पे जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होगा वहां पे होगा पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा वहां पे वेपर ज्यादा नहीं बनेगा, तो वेपर प्रेशर वुड बी लेस, तो वो दिखाएगा कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। देखिए नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट क्या है, अगर ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो पीए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा काई पीए नॉट। बिल्कुल सही है, मैंने आपको कल भी बोला था काई पीए नॉट, तो जो पीबी होगा वो भी होगा ग्रेटर देन काई बी पीबी नॉट, काई बी पीबी नॉट, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा पी वो भी ग्रेटर देन होगा किससे, काई पीए नॉट प्लस काई बी पीबी नॉट प्लस काई बी पीबी नॉट, वो भी ज्यादा होगा इससे। लाइकवाइज यहाँ पे देखिए नंबर 3 पॉइंट क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन है तो कम वेपर प्रेशर बनेगा, पी इज लेस देन काई पीए नॉट होगा कि नहीं। देखिए बेटा दूसरा पी बी भी जो होगा वो भी क्या होगा, लेस देन काई बी पी बी नॉट, लेस देन काई बी पी बी नॉट। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस समझिए, और उसके अलावा और एक पॉइंट भी तो लिखना भूल गया कि जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा बेटा लेस देन, टोटल प्रेशर इज लेस देन, टोटल प्रेशर पी जो होगा वो होगा लेस देन काई पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट, वो कम होगा उससे काई बी पी बी नॉट। ठीक है बेटा नेक्स्ट पॉइंट रखिए आप। नंबर 4 क्या होगा, नंबर 4 जो डेल्टा वी मिक्स होगा, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0। नंबर 5 पॉइंट डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स भी होगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट जो डेल्टा वी मिक्स होगा, डेल्टा वी मिक्स होगा, मिक्सिंग करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना निकलेगा, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेविएशन कौन सा है, नेगेटिव, वो होगा लेस देन 0, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया, जितना आप वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको उतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, तो डेल्टा वी मिक्स वुड बी लेस देन 0। एंड नंबर 5 जो डेल्टा एच मिक्स होगा, डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा बेटा, वो भी होगा लेस देन 0। और उसके अलावा मैंने आपको एक पॉइंट बोला था जो आप किसी भी सिचुएशन में लिख सकते हैं, नंबर 5 जो डेल्टा एस मिक्स होता है, डेल्टा एस मिक्स क्या बोला, हाँ याद दिला दो क्या बोला था बेटा, डेल्टा एस मिक्स इज ग्रेटर देन 0, नाइस। नंबर 6 बताइए कि जो डेल्टा जी मिक्स होगा वो होगा बेटा लेस देन 0, वो होगा लेस देन 0। तो इसमें भी आप ये लिख सकते हैं नंबर 5 कि जो डेल्टा एस मिक्स होगा, डेल्टा एस मिक्स क्या होगा बेटा, दैट वुड बी ग्रेटर देन 0। और नंबर 6 जो डेल्टा, नंबर 7 आएगा बेटा, नंबर 6 यहाँ पे, नंबर 7 आएगा यहाँ पे कि जो डेल्टा जी मिक्स होगा, डेल्टा जी मिक्स जो होगा वो होगा बेटा ऑलवेज लेस देन 0। तो ये चीजें आप याद रखेंगे बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल याद रख लेना बेटा, साइक्लोहेक्सेन एंड स्टीन, साइक्लोहेक्सेन एंड स्टोन ले लेना, प्लस स्टोन, साइक्लोहेक्सेन प्लस स्टोन, ये कौन सा डेविएशन दिखा रहा है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे एग्जांपल याद रखना बेटा ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, HNO3 प्लस H2, HNO3 प्लस H2। तो ये हो गया बेटा यहाँ तक सॉल्यूशन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सारे डिस्कशन कर लिए हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन, जो भी बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है वो सारी बातें हमने बता दी है। इसके अलावा बेटा मैं आपको एडवाइस करूंगा एक चीज याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपको 2 सिखाए, एक तो कौन कौन सा सिखा दिया, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी दिखाया और ऑस्मोटिक प्रेशर भी, लेकिन उसके अलावा भी और एक चीज मैंने पढ़ा आपको, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको याद होगा बेटा, आप देखिए यहाँ पे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको पढ़ाया बेटा, यहाँ पे बेटा एक सेकंड वेट करें आप, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। देखिए बेटा ये रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, यही तो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही आपको लिखना है बेटा, बस सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, इसके बाद मोलर मास निकालना है। xb को आप करोगे सॉल्व, वो आएगा nb डिवाइड बाय na प्लस nb, तो मोलर मास आएगा। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 3 मैंने ही पढ़ाया आपको, 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, अगर आपको 3 आते हैं 4th पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो आप 3 पढ़ के एक छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये मत सोचना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 2 छोड़ दिए, एक तो मैंने पढ़ा ही लिया, ठीक है बेटा। आप बिल्कुल इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए इसको, तो इंशाल्लाह हमने कोई क्वेश्चन इसमें छोड़ा ही नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन लग रहा था मुझे कि हो सकता है कभी इसका क्वेश्चन आए, तो ये भी आप लिख लेना, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा ऑल द बेस्ट। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा, नेक्स्ट डिस्कशन में हम स्टार्ट करेंगे बेटा, हमें रह गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उन्हीं 2 चैप्टर्स को हम नेक्स्ट डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा। थैंक यू सो मच।